हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 4 जनन स्वास्थ्य। आज लास्ट क्लास इसकी जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई है, जिसमें यौन संचरित रोग एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में मैंने बताया था, जो कि लैंगिक संबंध स्थापित करने के कारण एक रोग ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। और एसटीडी का पूरा नाम भी बताया था आप लोगों को, और इसकी प्रमुख 3 बीमारियां गोनेरा, सिफिलिस और एड्स के बारे में बताया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास अपन की लेसन 4 की लास्ट क्लास है। पहला टॉपिक है इसका उलवेधन या एमनियोसेंटेंसिस। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। उलवेधन या एमनियोसेंटेंसिस यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है या तकनीकी है। इस विधि के द्वारा मां के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण या संतान में कोई रोग तो नहीं है, उसका पता लगाया जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है बच्चों, जिसके द्वारा मां के गर्भ में पल रहे शिशु में गुणसूत्री असमानताओं के कारण, गुणसूत्री संख्याओं में परिवर्तन के कारण कोई रोग या कोई विकार उत्पन्न तो नहीं है। वो भ्रूण या संतान मां के गर्भ में अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है कि नहीं, उसके शरीर की बनावट पूरी तरह विकसित हो रही नहीं, इन सारी चीजों को पता लगाने वाली विधि को हम एमनियोसेंटेंसिस कहते हैं, उलवेधन। इसके लिए मां के गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा है, वह भ्रूण 12 से 16वें सप्ताह का हो जाता है जब, तब यह परीक्षण किया जाता है। यानी कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम 12 से 16वें सप्ताह में चल रहा है, तब एमनियोसेंटेंसिस की प्रोसेस की जाती है। मां के गर्भ में शिशु एक द्रव के अंदर तैरता रहता है, उस द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, मां के गर्भ में ब्लैडर होता है, उसमें पानी या द्रव भरा होता है, उस द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इसी द्रव में वो भ्रूण या संतान तैरता रहता है और उसकी कोशिकाएं उस द्रव में बिखरी रहती है। वैज्ञानिक टेक्निक द्वारा जब एमनियोसेंटेंसिस की प्रक्रिया की जाती है, तब एक सुई या सिरिंज का उपयोग करते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक मां के गर्भाशय में उस सुई के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर का थोड़ा सा द्रव बाहर निकाल लेते हैं। उस द्रव में चूंकि भ्रूण की कोशिका होती है, उस कोशिका का डीएनए परीक्षण करते हैं और पता लगाते हैं कि उसमें गुणसूत्र की संख्या बराबर है कि नहीं, गुणसूत्र में कोई असमानता तो नहीं है, कोई ऐसी आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है जो आगे चलकर संतान को परेशानी उपलब्ध करा सके। क्योंकि इसमें गुणसूत्री परीक्षण होता है, तो इस प्रक्रिया द्वारा समाज में लोग भ्रूण के लिंग का पता लगाने में करते थे। यानी जब हम इससे गुणसूत्र का परीक्षण करते हैं तो पता चल जाता है कि उसमें कौन सा गुणसूत्र है, एक्स वाला है या वाई वाला है। तो गुणसूत्र का पता लगा के लोग भ्रूण के लिंग का पता लगा लेते थे कि वह भ्रूण लड़की बनेगी कि लड़का बनेगी, जिसके कारण समाज में कन्या भ्रूण हत्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए सरकार ने या कानून ने एमनियोसेंटेंसिस प्रोसेस पर रोक लगा दी है और केवल इसके द्वारा हम रोगों का पता लगा सकते हैं। किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना दंडनीय अपराध होता है। इससे उस डॉक्टर, उस पैथोलॉजिस्ट का लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। सेकेंड टॉपिक है बंध्यता या बांझपन, इनफर्टिलिटी। बहुत नॉर्मल सी भाषा में हम इसको बांझपन कहते हैं।
उत्पन्न नहीं कर पा रहा, यानी जब कोई दाम्पत्य पति पत्नी अपना खुद का संतान उत्पन्न नहीं कर पाता, तब समाज के लोग उन्हें बांझ कहते हैं और बहुत ही हीन भावना से उनको देखते हैं, जिसके कारण समाज में उनकी स्थिति, उनकी अवस्था बिगड़ती जाती है। वैज्ञानिक ने, साइंस ने और विज्ञान ने बहुत तरक्की की, बांझपन को दूर करने की भी विधियों का निर्माण किया है। तो अब बढ़ते हैं बाध्यता या बांझपन, इनफर्टिलिटी। जब दाम्पत्य जीवन लगातार निषेचन की क्रिया या मैथुन की क्रिया करते हैं, फिर भी उनके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो इस अवस्था को हम बांझपन कहते हैं। ये आप जान चुके हैं। बांझपन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि यह शारीरिक बनावट के कारण या जन्मजात होने के कारण या पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम होने के कारण या पुरुष में लिंग हार्मोन्स की कमी के कारण, स्त्रियों में अंडाणुओं का पूरी तरह विकसित ना होने के कारण या स्त्रियों के अंडाशय का सही विकसित ना होने के कारण या स्त्रियों के गर्भाशय जहाँ पे बच्चे का विकास होगा, उस गर्भाशय का सही तरीके से परिपक्व या विकसित ना होने के कारण बांझपन की प्रॉब्लम आती है। बांझपन दो प्रकार का होता है बच्चों। पुरुष बांझपन, इसको मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, और सेकेंड महिला बांझपन, इसको फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो पुरुष बांझपन ऐसा बांझपन होता है जिसमें पुरुष संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रह जाता है, और जब पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर पाता तो इस कमी को पुरुष बांझपन कहते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? पहला कारण पुरुष की शारीरिक बनावट में कमी, पुरुष के वृषण के विकास में कमी जहाँ पे शुक्राणु बनता है, पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या में कमी, चौथा पुरुष का अल्कोहलिक होना यानी नशे का आदी हो जाना, जैसे ड्रग्स, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, दारू आदि पीने के कारण भी उस पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, उसकी सेक्सुअलिटी पावर यानी जनन करने की क्षमता कम होने लगती है और वो पुरुष संतान पैदा नहीं कर पाता। इसे कहते हैं पुरुष बांझपन। इसी तरह महिला बांझपन भी होता है। महिला बांझपन ऐसा बांझपन है जिसमें महिला संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होती। इसके लिए बच्चों क्या कारण हो सकता है? पहला कि महिलाओं के शरीर की बनावट पूरी विकसित नहीं हो पाती, दूसरा महिलाओं का अंडाशय सही विकसित नहीं हो पाता जहाँ पे अंडाणु बनते हैं, तीसरा महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण में कमी होती है, चौथा महिला का गर्भाशय जहाँ पे शिशु का विकास होगा वो गर्भाशय पूरी तरह विकसित ना होने से भी महिलाओं में बांझपन आता है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोन स्रावित होते हैं जिसको हम जनन हार्मोन्स कहते हैं, उसके कारण महिलाओं में उनके जनन अंग विकसित नहीं हो पाते। एमसी पीरियड स्टार्ट ना होने के कारण जिसको हम रजोधर्म या मासिक चक्र कहते हैं, एमसी पीरियड, उसका भी निर्माण ना होने के कारण ये महिला बांझपन। तो आइए बच्चों आप अपन पढ़ेंगे बांझपन को दूर करने की विधियां। थर्ड पॉइंट है बांझपन को दूर करने की विधियां। बांझपन एक दाम्पत्य जीवन के लिए अभिशाप साबित हुआ। समाज में लोग बांझपन व्यक्तियों के, स्त्रियों या पुरुष उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, उनके लिए एक अभिशाप था। तो साइंस ने, विज्ञान ने आगे तरक्की की और बांझपन को दूर करने की बहुत सारी विधियां खोजी, जिसकी पहली विधि है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। I for in, V for vitro, F for fertilization। यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में जब कोई दाम्पत्य मतलब माता और पिता जनन क्रिया कर रहे हैं परंतु संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, इस स्थिति में उसी महिला के
महिला के अंडाणुओं को निकाल लिया जाता है वैज्ञानिक विधि द्वारा। उसी के पुरुष का शुक्राणु भी निकाल लिया जाता है और इस अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में मां के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में एक कांच की डिस्क में अंडाणु और शुक्राणुओं को मिलाकर निषेचन कराया जाता है और प्रयोगशाला में सारी सुविधाओं के साथ उस भ्रूण का परीक्षण किया जाता है। जब यह भ्रूण 8 से 32 कोशिका अवस्था तक पहुंच जाता है, यानी उनमें विभाजन होता है, एक और एक 2 कोशिका बनी, 2 से 4, 4 से 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 कोशिकाओं तक जब वो भ्रूण विकसित हो जाता है, तब इस भ्रूण को उसी महिला के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। बाकी का विकास अन्य महिलाओं की तरह गर्भाशय में उस भ्रूण का पूरा विकास होता है। 9 महीने बाद वो भ्रूण शिशु का रूप लेकर मां के गर्भ से बाहर आ जाता है और समाज में जीवन यापन करने लगता है। तो इस विधि द्वारा संतान उत्पन्न करने को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं। एक बार और बताता हूं बच्चों, IVF एक ऐसी तकनीक है जिसमें माँ बाप ना बन पाने वाले पति और पत्नी, उसी पत्नी का अंडाणु लिया जाता है और उसी के पति का शुक्राणु लिया जाता है और इन अंडाणु और शुक्राणुओं को माँ के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कांच के एक डिस्क में दोनों को मिलाया कर निषेचन कराया जाता है और भ्रूण का निर्माण किया जाता है। इस भ्रूण का विकास जब 8 से 32 कोशिका अवस्था तक हो जाता है, तब इस भ्रूण को प्रयोगशाला के कांच के डिस्क से निकाल कर मां के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। वह भ्रूण फिर 9 महीने तक मां के गर्भ में विकसित होता है और संतान के रूप में जन्म लेता है और ऐसे दाम्पत्य माता पिता आसानी से बन जाते हैं। ओके, अब इस विधि का सेकंड टॉपिक है परगनली शिशु। परगनली शिशु भी IVF का ही उदाहरण है। ये परगनली शिशु की विधि भी IVF का ही एक उदाहरण है। इसमें सेम प्रोसेस होती है IVF की तरह। जो दाम्पत्य माता पिता संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, उसी महिला का अंडाणु लिया जाता है और उसी के पुरुष का शुक्राणु लिया जाता है और इन दोनों को प्रयोगशाला में कांच की डिस्क या परगनली में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद निषेचन की क्रिया हो जाती है, अब भ्रूण विकसित हो जाता है। इस भ्रूण को प्रयोगशाला में 8 से 32 कोशिका बनने तक रखा जाता है। इसके बाद इस भ्रूण को उस महिला के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। वह भ्रूण 9 महीने तक मां के गर्भ में विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म लेता है। ऐसे शिशु को हम परगनली शिशु कहते हैं। तो परगनली शिशु भी बच्चों IVF है। आप दोनों के आंसर को सेम लिख सकते हैं। ओके, अगली विधि है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। गैमेट, G for gamete, I for intra, F for fallopian, T for transfer। इसको कहते हैं अपन GIFT, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या GIFT। यदि कोई माँ या महिला संतान उत्पन्न करने या गर्भधारण करने लायक नहीं होती, उसके योनि मार्ग में या गर्भाशय में अम्लीयता की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण कि शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, तब यह विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रतिकूल दशाओं में महिला के शुक्राणुओं का
नलिका में निषेचन होने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब ऐसा निषेचन जिसमें शुक्राणु को सीधे बिना योनि मार्ग के द्वारा, चूंकि योनि मार्ग में अम्लता की मात्रा है, शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, तो इस विधि में शुक्राणु को निकालकर सीधे महिला के फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। वहां पे शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं, भ्रूण बन जाता है और वो भ्रूण भी गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय में 9 महीने में उसका विकास होता है और वो शिशु के रूप में शरीर के बाहर आ जाता है और जन्म लेता है। अगली विधि है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको हम कहेंगे जिफ्ट। जाइगोट, आई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फैलोपियन, टी फॉर ट्रांसफर। ये गिफ्ट और जिफ्ट लगभग सेम है। गिफ्ट में हम फैलोपियन नलिका में सीधे गैमीट भेज रहे हैं, गैमीट मतलब शुक्राणु को सीधे हम कहां भेज रहे हैं, फैलोपियन नलिका में, अंडवाहिनी में। और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होगा, हम पहले भ्रूण बना लेंगे शरीर के बाहर, यानी उस महिला के अंडाणु को और उसके पति के शुक्राणु को हम प्रयोगशाला में मिला लेते हैं और उसको भ्रूण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो भ्रूण को इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। अब भ्रूण बन गया और जब वह भ्रूण 8 से 32 कोशिका के बीच होता है, अब इस भ्रूण को सीधे फैलोपियन में ले जाकर पहुंचा। यहाँ पे शुक्राणु पहुंचा रहे थे बच्चों पुरुष का, और यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने से जो जाइगोट बन गया, उस जाइगोट को डायरेक्ट फैलोपियन नलिका में पहुंचाते हैं। वहां से वह भ्रूण कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में 9 महीने तक विकसित होता है और शिशु के रूप में जन्म लेता है। इस तरह हम 5 महिलाओं या पुरुष को संतान उत्पन्न करा सकते हैं। लास्ट है सरेगोट मदर। सरेगोट मदर सैरोगेट मदर या माता, ऐसी महिला जो किसी दूसरे दाम्पत्य पति पत्नी के भ्रूण को अपने गर्भ में रखकर विकसित करती है, ऐसी महिला को हम सरोगेट माता कहते हैं। मतलब जब कोई पति पत्नी, पति का शुक्राणु भी सही है, पति में जनन क्षमता भी ठीक है, महिला उसकी जो पत्नी है उसमें अंडाणु भी ठीक विकसित हो रहा है, उनकी संख्या भी ठीक है, लेकिन उस महिला का गर्भाशय जहाँ पे भ्रूण विकसित हो रहा है वो गर्भाशय कमजोर है और 9 महीने तक वो भ्रूण को अपने गर्भ में नहीं रख पा रहा है, तब ऐसी महिलाओं के या ऐसे पति पत्नी के अंडाणु शुक्राणु को मिलाकर उनका भ्रूण निर्माण करते हैं और उस भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भ में 9 महीने के लिए प्रत्यारोपित कर देते हैं। वो महिला दूसरे दाम्पत्य पति पत्नियों के बच्चों को अपने गर्भ में विकसित करती है, यानी किराए पे गर्भ को देना। ऐसी महिला को हम सरोगेट मदर कहते हैं। ये महिला दूसरे के बच्चे को या दूसरे के भ्रूण को 9 महीने तक अपने गर्भ में विकसित करके जन्म देती है और उन माता पिता को ये संतान दे देती है। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है बच्चों। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में सेंड करना है। पहला क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस समाज के लिए उचित है या अनुचित? आप जान सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस के लाभ तो है, लेकिन ये अनुचित कब हो जाता है, जब हम इसका लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण हत्या करने लगते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस उचित है या अनुचित, ये आपको बताना है। फिर इन विधियों को आपको याद करना है। आइए, आपका पूरा नाम, परम शिशु किसे कहते हैं, सरोगेट मदर क्या होती है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की विधि को समझाइए, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर विधि को समझाइए। आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को YouTube चैनल में ओपन करके देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखकर सेंड करेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस लगे। ओके, थैंक यू।